नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। एनडीए की बैठक में सीएम नीतीश ने सेट किया टारगेट, गठबंधन के नेताओं को दे दिया ये बड़ा टास्क। डबल इंजन सरकार की बड़ी सौगात, प्रवासी बिहारियों का बनेगा आयुष्मान कार्ड, छठ घाटों पर लगाए जाएंगे विशेष कैंप। कांस्टेबल परिणाम आने से पहले बदल गया बिहार पुलिस के वेबसाइट का पता, अब यहां देख पाएंगे अपना रिजल्ट। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में बदल जाएगा पटना का यह फेमस सरकारी अस्पताल, जानिए क्या है वजह। अब बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का ऐलान, सिर्फ 5 दिन चलेगी कार्यवाही, हंगामे के जोरदार आसार। शारदा सिन्हा के स्वास्थ्य की सीएम नीतीश ने ली जानकारी, दिल्ली में अधिकारियों को दिए यह निर्देश। राज्य मंत्री अगली कतार में, कैबिनेट मंत्री पीछे बैठे, एनडीए की बैठक में गिरिराज सिंह का बुरा हाल, कटाक्ष भी सुनना पड़ा। इंटरनेशनल लेवल का बनेगा दरभंगा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिली मंजूरी। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे छोटी सी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चलिए बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं इसकी तैयारी में सभी राजनीतिक दलों अपनी अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। लिहाजा एनडीए भी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। इसके साथ ही हाल के दिनों में 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी मंथन होगा। लिहाजा सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए घटक दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। दरअसल सीएम नीतीश कुमार की बैठक में जदयू के अलावे एनडीए में शामिल भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के नेता 2025 में जीत और राज्य में सरकार बनाने की रणनीति पर मंथन करेंगे। वहीं इस बैठक का मुख्य एजेंडा विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाना और सभी घटक दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं से बेहतर समन्वय स्थापित करना है। इसमें जदयू, भाजपा, हम और लोजपा और आर और रोलोमो के नेता शामिल होंगे। दरअसल मुख्यमंत्री एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जारी करेंगे, जिसके आधार पर आने वाले समय में इन सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच जाकर काम करेंगे ताकि अधिक से अधिक वोट हासिल कर सके। दरअसल बैठक में बिहार के सभी केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्रीगण, सांसद, विधायक और पार्टी जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है। वहीं 20 सूत्री कमेटियों के उपाध्यक्ष भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां सीएम नीतीश कुमार के आवास पर हो रही एनडीए की बैठक के बीच एक युवक ने बड़ी ही आत्मघाती कदम उठाया है। वहीं इस युवक ने सीएम आवास के सामने ही खुद को आग के हवाले करने की कोशिश किया, लेकिन मौके पर मौजूद सीएम सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी ने युवक को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए की बैठक चल रही थी। वहीं ऐसे में तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच अचानक से एक युवक आता है और वह पुलिस बल के बीच सीएम आवास के गेट पर पहुंच जाता है और खुद पर पेट्रोल छिड़क लेता है। इतना ही नहीं, उनके हाथ में पुतला भी रहता है, लेकिन इसके बाद भी पहले से पुलिस वाले रोक नहीं पाते। जहां उसके बाद युवक ने पुलिस बल के सामने ही पुतला फूंकता रहा। दरअसल जिस जगह पर युवक था वहां से सीएम जहां बैठक कर रहे थे वहां की दूरी महज 15 कदम थी। अब बताया जा रहा है कि यह युवक बिहार पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए हंगामा कर रहा था। जब तक पुलिस वाले कुछ समझ पाते, यह युवक मुख्यमंत्री आवास के गेट के पास पहुंच गया। उसके बाद नीतीश कुमार के स्पेशल सुरक्षा फोर्स के जवान ने किसी तरीके से शख्स को पकड़कर वहां से दूर हटाया। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार पुलिस में अपनी सेवा देने की चाहत रखने वाले युवक युवतियों के लिए यह काफी अच्छी खबर है। वहीं अब सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी कि केंद्रीय चयन परिषद ने कांस्टेबल के 21,341 पदों के रिजल्ट जारी करने से पहले इसकी वेबसाइट का एड्रेस बदल दिया है। वहीं कुछ दिन पहले तक वेबसाइट का एड्रेस www.csbc.bis.nic.in पर हुआ करता था, जिसे बदलकर अब csbc.bihar.gov.in कर दिया गया है। दरअसल केंद्र चयन परिषद ने जानकारी दी है कि csbc.bihar.gov.in पर ही परिषद ने संबंधित सूचनाओं और विज्ञापन की जानकारी मिलेगी। वहीं जानकारी हो कि चयन परिषद ने हाल ही में 17 अगस्त से 28 अगस्त तक 6 अलग अलग दिन पर सिपाही भर्ती की परीक्षा आयोजित की थी। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद के शीतकालीन सत्र की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इसमें पहले दिन सिर्फ शॉर्ट प्रकट करने की रस्म अदाई होगी, बाकी के 4 दिनों में सरकार अपने कामकाज निपटाएगी। वैसे अब बता दें कि बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र को लेकर आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर ने अधिसूचना जारी की है।
इसमें कहा गया कि विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर को दिन के 11 बजे से शुरू होगा। वहीं विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की समाप्ति 29 नवंबर को होगी। दरअसल शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य सरकार अपने भी कार्य को निपटाएगी। वहीं दरअसल संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक सरकार को पैसे खर्च करने के लिए विधानमंडल से मंजूरी मिल लेना जरूरी है। वहीं सरकारी सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान कुछ नए विधेयक भी पारित कराए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए सोमवार को पटना में एनडीए की पहली साझा बैठक हुई। वहीं नीतीश कुमार के आवास पर हुई इस बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी पहुंचे थे, लेकिन वहां उनका जो हाल हुआ वह बेहद दिलचस्प है। दरअसल एनडीए की बैठक के लिए जो मंच बनाया गया था उसमें 3 कतार में कुर्सियां रखी हुई थी। वहीं पहली कतार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा और केंद्र राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर को जगह दी गई थी। वहीं बैठक में शामिल होने पहुंचे केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह को मंच पर जगह दो मिली, लेकिन दूसरी कतार में यह नजारा दिलचस्प था कि मंच पर गिरिराज सिंह से ठीक आगे केंद्र राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर बैठे थे। वहीं बैठक में सिर्फ 3 केंद्र मंत्री मौजूद थे और उनमें सिर्फ गिरिराज सिंह ऐसे थे जिन्हें अगली कतार में जगह नहीं मिली। वहीं गिरिराज सिंह उस लाइन में बैठे थे जिसमें सिर्फ सांसद बैठे थे। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के लोगों के लिए यह काफी अच्छी खबर है। वहीं बिहार के राजेंद्र नगर अति विशिष्ट नेत्र रोग अस्पताल को निजी हाथों में देने की तैयारी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग कुछ निजी अस्पतालों से बातचीत कर रहा है। वहीं बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल के डॉक्टर और अधिकारी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं अस्पताल में डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों की कमी है, फिर भी यहाँ हर दिन 300 से अधिक मरीजों को मुफ्त सेवाएं दी जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परिकल्पना पर बड़े कारपोरेट हॉस्पिटल की तर्ज पर बनाए गए प्रदेश के एकलौते राजेंद्र नगर अति विशिष्ट नेत्र रोग अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग निजी हाथों में दे सकता है। इसके लिए कुछ निजी अस्पतालों से बातचीत चल रहा है। दरअसल बेंगलुरु स्थित एक निजी अस्पताल के चिकित्सक और पदाधिकारी इसका निरीक्षण करने पहुंचे। दरअसल स्वास्थ्य विभाग से मिले निर्देश के आलोक में प्रभारी निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार द्विवेदी अवकाश के दिन आए और टीम को सभी जगह मॉड्यूलेटर ओडी समेत 106 बेड का पूरा अस्पताल घुमाया। हालांकि टीम या निदेशक ने यह नहीं बताया कि वे किस अस्पताल से हैं, लेकिन शंकर नेत्रालय प्रबंधन की चर्चा की जा रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार वासियों के लिए खुशखबरी है। वहीं दरभंगा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा। इसके लिए रनवे की लंबाई 9000 से 12000 फीट तक बढ़ाने के प्रस्ताव को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्वीकृति दे दी है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार से 90 एकड़ अतिरिक्त भूमि की मांग की गई है। वहीं इस बात की जानकारी राज्यसभा सांसद और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दी है। दरअसल राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने सोशल मीडिया पर बताया कि अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया 6 से 8 महीने में पूरी कर ली जाएगी। वहीं संजय झा ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शुरू से इच्छा रही कि दरभंगा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय का स्तर बने। बता दें कि मुख्यमंत्री ने तत्कालिक केंद्र नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखकर दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। वहीं सीएम के स्तर पर इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने गत 21 सितंबर को नई दिल्ली में केंद्र नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को सौंपे ज्ञापन में बताया था कि दरभंगा एयरपोर्ट नेपाल सीमा से बहुत दूर नहीं है। वहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होगा। वहीं अब मंत्रालय ने इसे फाइनल कर दिया है तो बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है। इसका फायदा देश भर के लोगों को मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली एम्स में भर्ती पद्मभूषण शारदा सिन्हा की हालत फिलहाल स्थिर है। वहीं बीते दिनों अचानक तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। वहीं बिहार सरकार शारदा सिन्हा के स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित है। वहीं खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोक गायिका के हेल्थ की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में बिहार के रेसिडेंट कमिश्नर से बात कर उन्हें निर्देश दिया कि शारदा सिन्हा के इलाज में किसी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए और इलाज की समुचित व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं इस बात की जानकारी जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। वहीं शारदा सिन्हा का फोटो शेयर करते हुए संजय झा ने एक्स पर लिखा कि पद्मभूषण से सम्मानित सुपरिचित लोक गायिका शारदा सिन्हा जी एम्स दिल्ली में भर्ती हैं। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में बिहार के रेसिडेंट कमिश्नर को इलाज की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मैंने उनके पुत्र से बात कर इलाज की जानकारी ली है।
इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिवाली से पहले किसानों को बड़ी खुशखबरी मिली है। वहीं सीएम ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए 1.52 लाख किसानों के बैंक खातों में 101 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। वहीं यह राशि कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत दी गई है और दरअसल इस योजना के तहत सिंचित क्षेत्र के लिए प्रति हेक्टेयर 17,000 रुपये और सिंचित क्षेत्र के लिए प्रति हेक्टेयर 8,500 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। अब बता दें कि बाढ़ की वजह से हुई फसल क्षति के मद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को 1.52 लाख किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से 101 करोड़ रुपए अंतरित किए। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री आवास स्थित संकल्प कक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब बता दें कि इस वर्ष सितंबर में हुए वर्षापात तथा गंगा, कोसी, गंडक, बागमती व अन्य नदियों ने जलस्तर में हुई वृद्धि की वजह से आई बाढ़ में फसल क्षति का प्रतिवेदन के आधार पर प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट अनुदान की राशि दी गई है। और जानकारी हो कि अभी प्रथम चरण की राशि वितरित हुई है। इस संबंध में बताया जा रहा है कि अन्य प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कर शेष प्रभावित किसानों के बीच भी जल्द राशि वितरित की जाएगी। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को राज्य सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। वहीं हम लोग आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने जेईई मेन 2025 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहली सत्र की परीक्षा 22 से 31 जनवरी तक प्रभावित है, जिसका रिजल्ट 12 फरवरी को किया जाएगा। वहीं एनटीए द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार पहले सत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। वहीं अभ्यर्थी 22 नवंबर की रात 9 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं परीक्षा शुल्क 22 नवंबर की रात 11:30 बजे तक स्वीकार होगा। वहीं प्रवेश का परीक्षा की तिथि से 3 दिन पहले जारी की जाएगी। वहीं अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जनवरी के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। दरअसल जेईई मेन की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक और विस्तृत जानकारी अपलोड है। वहीं जेईई मेन 2025 का आयोजन 2 सत्र में किया जाएगा। दरअसल जनवरी के बाद अप्रैल सत्र के लिए अलग से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। वहीं दूसरे सत्र की परीक्षा 1 से 8 अप्रैल के बीच संभावित है। दरअसल परिणाम 17 अप्रैल को जारी किया जाएगा। वहीं अप्रैल सत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया 31 जनवरी से 24 फरवरी तक पूरी की जाएगी। वहीं दोनों सत्र की परीक्षा ऑनलाइन होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, करीब 1 महीने पहले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने अपने भतीजे और पूर्व सांसद प्रिंस राज के साथ दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी। वहीं इस मुलाकात के बाद गदगद होकर पारस ने ऐलान किया था कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए में है और आगे भी बनी रहेगी। वहीं अमित शाह से सारी बात हो गई है। अब आज का नजारा जानिए। नीतीश कुमार के घर एनडीए की बैठक हुई है। वहीं इस बैठक में पशुपति पारस और उनकी पार्टी के किसी दूसरे नेता को कोई न्योता तक नहीं मिला है। दरअसल ये वाकई दिलचस्प है। सोमवार को जिस समय नीतीश कुमार के घर एनडीए की संयुक्त बैठक चल रही थी, ठीक उसी वक्त पशुपति पारस अपनी पार्टी की अलग बैठक कर रहे थे। वहीं पशुपति पारस ने अपनी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरज भान सिंह के घर बैठक बुलाई थी। इसमें पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तैयार किया गया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री आवास में हुई एनडीए की बैठक में भले ही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को बुलाया नहीं गया, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं कि वे अब भी एनडीए के साथ हैं। वहीं पारस ने आज अपनी पार्टी की अलग बैठक की। उसमें भी अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत तय करने की रणनीति पर चर्चा की गई। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आई है, जहां दिवाली पर्व की शुरुआत से ठीक पहले एक बड़ा हादसा हुआ। वहीं पटना के अशोक राजपथ इलाके में स्थित पटना साइंस कॉलेज के पास मेट्रो टनल में 3 मजदूर फंस गए, जिनमें 2 की मौत हो गई है। दरअसल पटना के अशोक राजपथ इलाके के पटना साइंस कॉलेज के पास पिछले कई महीनों से मेट्रो का निर्माण जारी है। वहीं यहाँ अंडरग्राउंड टनल का निर्माण हुआ है। ऐसे में काफी संख्या में मजदूर यहाँ देर रात काम करते हैं। वहीं इसी बीच आज देर रात यह खबर सामने आई कि मेट्रो के निर्माणाधीन टनल में 3 मजदूर फंस गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई है, जबकि 1 का इलाज जारी है। हालांकि इनकी भी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। वहीं घटना में मृत एक मजदूर की पहचान हुई है। इसका नाम श्याम बाबू बताया जा रहा है, जो कि उड़ीसा का रहने वाला था। वहीं यह लोको पायलट का काम करता था। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त टनल के अंदर 25 मजदूर काम कर रहे थे। तभी किसी वजह से लोको का ब्रेक फेल हो गया। उसके बाद 3 लोग टनल के अंदर ही फंस गए, जबकि बाकी लोग किसी तरह से बाहर आए। हालांकि इस अफरा तफरी में कई लोग घायल भी हुए हैं। वहीं घटनास्थल पर मौजूद आक्रोशित भीड़ ने कहा कि हादसे में मारे गए एक शख्स की लाश 3 टुकड़ों में बंट गई। वहीं वर्करों ने शिकायत की है कि हम लोग 8 बजे रात से 8 बजे सुबह तक काम करते हैं। वहीं इस दौरान कोई भी बड़ा अधिकारी मौजूद नहीं रहता है। हम लोग ने ही अपने मारे गए साथी की लाश को टनल से बाहर निकाला है।
और डबल इंजन सरकार की बड़ी सौगात, प्रवासी बिहारियों का बनेगा आयुष्मान कार्ड, छठ घाटों पर लगाए जाएंगे विशेष कैंप। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार की डबल इंजन सरकार राज्य से बाहर दूसरे प्रदेशों में रहने वाले बिहारियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। वहीं त्योहारों के मौके पर अपने गांव आने वाले प्रवासी बिहारियों का छठ घाटों पर आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए छठ घाटों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। वहीं इन कैंपों में उन लोगों के भी आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे जिन लोगों ने अभी तक नहीं बनाया है। वहीं इसको लेकर नीतीश सरकार ने बीते 26 अक्टूबर से ही पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र और दानापुर रेलवे स्टेशन समेत बस स्टैंड पर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कैंप चालू कर दिया है, जो आगामी 8 नवंबर तक चलेंगे। इसके साथ ही सरकार ने 4 से 8 नवंबर तक राज्य भर के प्रमुख छठ घाटों पर कैंप लगाने का फैसला लिया है। वहीं इसी बीच हर दिन एक कैंप में 500 आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। और जानकारी के मुताबिक प्रमुख छठ घाटों पर 500 कैंप लगाए जाएंगे, जबकि हर ग्राम पंचायत में एक कैंप लगाकर लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। और दरअसल इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों के हर सदस्य का साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जाता है, जो पूरी तरह से कैशलेस होता है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री शनिवार को पटना में स्टेशन पर लगाए गए कैंपों का भी उद्घाटन किया था। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आवास में सोमवार को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए की बड़ी बैठक हुई। वहीं उस बैठक में पशुपति पारस और उनकी पार्टी के दूसरे किसी नेता को कोई न्योता नहीं मिला था, इसलिए वे इस अहम बैठक में शामिल नहीं हुए। इसे लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए पाटलिपुत्र के सांसद मीसा भारती ने पत्रकारों से पूछा कि नीतीश कुमार की बैठक में एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, क्या सारे दल के नेता वहां आए थे? जब सीनियर नेता ही नहीं आए तो यह किस तरह की बैठक थी? इसका मतलब यह हुआ कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। वहीं मीडिया ने बताया कि गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी इस बैठक में शामिल हुए थे। तब मीसा भारती ने कहा कि गिरिराज सिंह कि आजकल बड़े नेता थोड़े न हैं। वहीं गिरिराज सिंह तो सीनियर लीडर हैं और सम्राट चौधरी को तो पार्टी ने खुद साइड लाइन करके रखा है, उनके बारे में क्या बात की जाए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक बुलाई, जिसमें जिन नेताओं को उपस्थित होना चाहिए था वे तो मौजूद ही नहीं थे। दरअसल नीतीश कुमार ने चुनाव को लेकर यह बैठक बुलाई थी, लेकिन वे अधूरी रह गई। दरअसल बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर मीसा भारती ने कहा कि बिहार के अलग राज्यों में उपचुनाव होने वाले हैं। वहीं बिहार में भी 4 सीटों पर उपचुनाव होने को हैं। वहीं सभी दल के उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है, सभी प्रचार प्रसार में लगे हैं।